आज की कहानी का नाम है समर्पण। मैंने एक उड़ती सी निगाह उस पर डाली। हाँ, वह तुषार ही तो है, बस चश्मे का फ्रेम बदल गया है। एक अंतराल के बाद मैं दिल्ली एक अधिवेशन में आई थी। वहीं से लौटते समय स्टेशन पर अचानक तुषार दिख गया। मेरा अल्हड़पन और बेरुखी ही हमारे बिछोह का कारण बना था। मैंने चोर निगाह से उसकी गतिविधियों का बारीकी से निरीक्षण किया, यह देखने के लिए कि शायद उसके साथ उसकी कोई नई सहयोगी या जीवन साथी हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं दिखा। मैं जानबूझकर एक दो बार उसके सामने से गुजरी, परंतु कुछ बोली नहीं, लेकिन उसने भी मुझे अनदेखा कर दिया। मेरा अंतर्मन एक बार फिर आहत हो गया था। तभी मेरी गाड़ी आ गई और मैं अपने कंपार्टमेंट में चढ़ गई। 5 मिनट के विराम के बाद रेल ने एक लंबी सीटी दी और धीरे धीरे स्टेशन छोड़ने लगी। मेरी निगाहें अभी भी तुषार को ही ढूंढ रही थी। धुंधली होती तस्वीर को जब मैंने ध्यान से देखा, तब पाया कि तुषार अपलक मेरे अपार्टमेंट को देख रहा है, शायद इस उम्मीद में कि गाड़ी रुक जाएगी और मैं रेल से उतरकर तुषार के पास पहुंच जाऊंगी। मैंने एक चादर निकाली और बर्थ पर लेटकर ओढ़ लिया। तुषार को देखकर एकाएक पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। मैं 4 भाइयों में अपने पापा की इकलौती लाडली बेटी और लाडली बहन थी। मुझे हाथों हाथ लिया जाता था। इसी लाड़ दुलार ने मुझे अल्हड़ और मुंह फट बना दिया था। माँ जब कोई संसार की बात करती, घर गृहस्थी या दुनियादारी की बात बताती, तब मैं बेरुखी से उसे हवा में उड़ा देती। पढ़ाई लिखाई और खाते खेलते बचपन कब गुजर गया मालूम ही नहीं पड़ा। जब तुषार अपने माता पिता के साथ मुझे देखने आया, तब एहसास हुआ कि मैं बड़ी हो गई हूँ। मेरी खुशी के लिए मेरे चारों भाई हाथ बांधे खड़े थे। पापा डबडबाई आंखों से मुझे देख रहे थे। इस समय हिम्मत और समझदारी से काम ले रही थी, तो मेरी माँ जो हर तरह से यह कोशिश कर रही थी कि तुषार मुझसे शादी के लिए हाँ कर दे, लेकिन मैं अभी भी अपने आप को छोटी नादान बच्ची समझ रही थी। इसलिए माँ द्वारा चाय लाने के लिए कहने पर मैंने बेरुखी से कह दिया, वाह माँ, शादी आपको करनी है या मुझे? अरे, हम लोगों को भी 2-4 मिनट का समय दो बात करने के लिए, एक दूसरे को समझने समझाने के लिए। इस पर सभी जोर से हंस दिए थे और तुषार की मम्मी ने कहा, बहन जी, बिटिया सही कह रही है, अब हमारा समय तो नहीं रहा। तुषार और मैं अकेले रह गए थे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मैंने ही कहा था, हाँ तो तुषार साहब, आपको मैं पसंद हूँ, लेकिन यदि मैं यह कह दूँ कि आप मुझे पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तुषार को उम्मीद नहीं थी कि मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार करूंगी, इसलिए पहले तो वह थोड़ा झिझका, फिर हंसते हुए बोला, मैं हाथ जोड़ूंगा, आपसे अनुनय विनय करूंगा कि हे सुंदरी, तुम मेरा ही वरण करो, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। तुषार का वह समर्पण मुझे अच्छा लगा। इसके बाद हम लोग इधर उधर की बातें करते रहे। तुषार बैंक में अधिकारी है। हमारी इच्छानुसार शादी की तारीख 6 माह के बाद की पक्की कर दी गई। इस बीच मम्मी बराबर कोशिश करती रही कि मैं अपने व्यवहार में परिवर्तन लाऊं और घर गृहस्थी की बातें सीख लूं, लेकिन मैं हमेशा बेफिक्री से कह देती, डोंट वरी मम्मा, मैंने तुषार को परख लिया है, वह तो मेरी उंगलियों पर नाचने वाला है। शादी के बाद तुषार जितना झुकता गया, मैं उसको उतना झुकाती गई। वह जीवन में बहुत सामंजस्य स्थापित करके चलने वाला था। वह अक्सर कहा करता, भाई हम तो ठहरे बैंक वाले, प्रबंधन की भी सुननी पड़ती है, स्टाफ की भी सुननी पड़ती है, ग्राहकों की भी, किसी को नाराज नहीं कर सकते। अब एक तुम और बढ़ गई हो। इस बीच मेरी भी नौकरी समाज कल्याण बोर्ड में सचिव के पद पर लग गई। तुषार बैंक जाते समय मुझे गाड़ी से ऑफिस छोड़ देता और वापस में पिकअप कर लेता। एक बार मेरी मीटिंग चल रही थी और मैं 1 घंटे लेट हो गई। जब मैंने इसके लिए खेद व्यक्त किया, तब तुषार ने हंसते हुए बोला, अरे हमने तो जनाब का 28 साल इंतज़ार किया है, अब ये 1 घंटे का इंतज़ार कोई मायने नहीं रखता। मैंने ये महसूस किया कि मेरा तो स्वभाव ही मुंहफट था। मैं बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी बोल देती थी, जिसे तुषार तो सहन कर लेता था, लेकिन उसके मम्मी पापा के साथ मेरा यह व्यवहार उसे पसंद नहीं था।
एक दो बार उसने मुझे टोका भी, तब मैं ही उसे कह देती, मैं कैसी हूँ, यह तुम्हें शादी से पहले देखना था। इसके बावजूद तुषार मुझे अपने व्यवहार से संयम बरतने के लिए कहता और मैं उसकी उपेक्षा कर देती। धीरे धीरे तुषार के मन की ग्रंथियों से मेरे व्यवहार के कारण स्नेह का प्रभाव कम होने लगा। उसने मुझे भरपूर मौके और समय दिया कि मैं उसकी अपेक्षानुसार बन जाऊं, लेकिन मेरा हठी स्वभाव और लापरवाही इसमें बाधक बन रही थी। जब तुषार का दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया तो मैंने कहा था, मैं यही रहकर अपनी नौकरी करना चाहती हूँ, तुम अकेले ही दिल्ली चले जाओ, आगे देखेंगे। और तुषार दिल्ली आ गया। मेरी बेरुखी और अल्हड़पन के कारण उसका भोपाल आना कम हो गया था। पत्र और फ़ोन का संपर्क भी धीरे धीरे टूट गया था और हम दोनों अनजान से हो गए थे। मैं अकेली थी, इसलिए अधिकांश समय मायके में ही गुजारती थी। माँ और भाई जब तुषार के पास जाने के लिए ज़्यादा जिद करते तो मैं अपने नौकरी का वास्ता देकर उन्हें चुप कर देती थी। शायद कोई स्टेशन आ गया था, उतरने और चढ़ने वालों की आपाधापी मची हुई थी। तुषार को देखकर आज अच्छा लगा था। कभी कभी मैं सोचती, क्या स्वयं मेरे द्वार ही पैदा की गई समस्या का भी कोई हल निकल पाएगा। मेरी नासमझी की सज़ा तुषार भोग रहा है। मैंने शादी के बाद उसे दिया ही क्या है, अपनी समस्याएं, और उसने सामंजस्य स्थापित करने के नाम पर त्याग ही तो किया है। मेरे अकेले वापस आने पर सभी तरह तरह के प्रश्न कर रहे थे। तुषार मिला था क्या, उससे बात हुई थी, वह कब आ रहा है। माँ की आंखों में उम्मीद की एक किरण थी, लेकिन मेरे अकेले आने से ऐसा लगा मानो सबकी उम्मीद पर पानी फिर गया हो। मेरा अंतर्दैत्य चल रहा था और बिना किसी ठोस आधार के तुषार के साथ मेरा बिछोह चलता रहा। हर कोई अपने अपने स्तर से सोच रहा था कि मेरा और तुषार का एकाकीपन ज़्यादा नहीं चल पाएगा। माँ की सोच थी कि इसके बीच पैदा हुई तकरार थोड़े समय के बाद एक दूसरे को समझने पर दूर हो जाएगी, जबकि मेरे विचार में ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। मेरी हम उम्र सहेलियों की सोच थी कि शादी के बाद एक शारीरिक संतुष्टि की भी ज़रूरत होती है, जिसके कारण मेरा और तुषार का बिछोह अधिक दिन नहीं चल सकेगा। मैं हैरान थी कि मेरा अल्हड़पन इन सब बातों से ऊपर था। बादलों में गड़गड़ाहट और बिजली की चमक के बीच मैं तुषार की छवि को हृदय में बसाकर ही संतुष्ट हो जाती थी, तो ठंड की कपकपाहट होने पर रजाई के अंदर तुषार की उपस्थिति को काल्पनिक एहसास से संतुष्ट हो जाती थी। राह चलते को महसूस करती कि तुषार मेरे साथ है। एक बात मेरे दिलो दिमाग में ज़रूर घूमती रही कि मैं तो इस काल्पनिक मनस्थिति से संतुष्ट हो लेती हूँ, परंतु तुषार भी तो एक संपूर्ण पुरुष है, और फिर वह भी तो रीत काम की इस दुनिया में विचरण कर रहा है। वह अपनी शारीरिक संतुष्टि और मानसिक शांति के लिए अगर किसी और की बाहों में विश्राम करने लगा तो मेरा क्या होगा। बस यही आकर मेरा समीकरण गड़बड़ा गया। मेरा विश्वास डोल गया और एक तीव्र वेदना से मेरा हृदय जल उठा। मैं अब और विवाद तथा उपहास का केंद्र बनना नहीं चाहती थी। मुझे अपने कर्तव्यों पर गंभीरता से सोचना था और तुषार के प्रति अनन्य भाव से समर्पित होना था। मेरा अंतर्मन चित्कार रहा था, भोला भाला तुषार, मेरे सुख के लिए उसने विष का प्याला पी लिया था, क्रोध को त्याग दिया था, अपनी कामाग्नि पर संयम का तुषाराघात कर दिया था। दिन तो कामकाज में गुजर जाता, लेकिन रातें बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। बाद में मुझे यह भी मालूम हुआ कि हमारे मिलन के लिए ही मेरे भाइयों ने तुषार को मेरे दिल्ली जाने के कार्यक्रम के बारे में बताया था, लेकिन हमारे मिलन का वह अभियान सफल न होने पर अब घर के सभी लोग उदासीन हो गए थे। अब अकेले चलते हुए ही राह बनानी थी। तुषार की तरफ रुझान होने पर परिस्थितियाँ बदली सी नजर आने लगी थी। शारीरिक क्षुधा और मानसिक उत्तेजना तुषार से मिलने के लिए प्रेरित कर रही थी। अगले ही दिन मैं निरपेक्ष भाव से अपने को हालात के हवाले कर दिल्ली रवाना हो गई। वातावरण में ठंडक थी। हल्की धुंध के बीच सूरज की किरणें स्टेशन की छत पर दरारों से गुजर कर एक एक डब्बे पर अटक रही थी। मैं अलसाई आंखों से एक उड़ती निगाह स्टेशन पर डाली और अपना सामान उठाकर डिब्बे से उतरने लगी। तभी प्लेटफॉर्म के एक कोने में मालगाड़ी से
सटे एक आदमी को देखकर मेरी निगाह फिर थम गई। वह जाना पहचाना चेहरा, उड़ते बाल, रुमाल से चश्मे के कांच पर जमी धूल को साफ करते तुषार पर। तो क्या तुषार रोज इसी तरह स्टेशन पर आता है मेरे इंतज़ार में, या कोई और हो जिसे छोड़ने या लेने वह आता है? मैं उदासीन भाव से गेट की तरफ बढ़ने लगी। तभी तुषार पास आया और सामान अपने हाथ से लेते हुए बोला, चलो घर चले। और मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे चल दी। मेरे व्यवहार में आई गंभीरता और सकारात्मक सोच को देखते हुए मेरे घर से निकलने पर मेरे भाइयों ने तुषार को फ़ोन कर दिया था। तुषार और मैं नए नवेले दूल्हा दुल्हन की तरह घूमते हुए हनीमून का लुत्फ़ ले रहे थे। तुषार कह रहा था, हमारे इस स्वच्छंद मिलन से विलंब ज़रूर हुआ, लेकिन वैवाहिक जीवन में बिना किन्हीं दबाव एवं पूर्वाग्रहों के समर्पण ही समर्थक होता है। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।